जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सब भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। यह जानेंगे कि यह अपना जो भारत है इसका निर्माण कैसे हुआ और इनमें कौन कौन से प्राकृतिक बनावटें पाई जाती हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक संरचनाएं हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि क्या क्या है हमारे भारत में। तो हमको यहाँ दिखेगा, सबसे उत्तर में अगर हम सब जाएं तो हमको दिखेगा हिमालय। क्या दिखेगा? हिमालय। इस हिमालय से जरा सा हम नीचे आए तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं मैदान, प्लेन्स। ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं भारतीय मरुस्थल। ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय पठार। ये जो किनारे किनारे का आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये इसे बोलेंगे हम सब तटीय क्षेत्र। और ये है द्वीप समूह, अर्थात भारत में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय पाई जाएगी, इसे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय कहेंगे। भारत में ये उत्तर भारत का विशाल मैदान पाया जाएगा। भारत में ये मरुस्थल पाया जाएगा। भारत में ये पठार पाए जाएंगे। भारत में ये किनारे किनारे आप सब देख पा रहे हैं ये तटीय क्षेत्र पाया जाएगा जो समुद्र से लगा हुआ है। भारत में ये द्वीप समूह पाए जाएंगे। तो भारत में ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनकी निर्माण कैसे हुआ? तो ये निर्माण का हम अध्ययन करें। भारत का ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, ये जो हिस्सा है ये सबसे पुराना है, सबसे एंशिएंट है भारत का। पूरे भारत का जो ये हिस्सा देखें जिसमें आप सब हिमालय देखिए, मैदान देखिए, आप सब मरुस्थल, पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह, इसमें जो आप हिस्सा देखिए प्रायद्वीपीय पठार का, ये जो हिस्सा है यह सबसे क्या है? यह सबसे प्राचीन हिस्सा है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड से, कौन से? गोंडवाना लैंड से टूटा और टूटने के बाद यह उत्तर पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में, अर्थात उत्तर तो ये सीधा होगा बिल्कुल, लेकिन अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे हो इस तरह तो उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। उत्तर पूर्व दिशा में गति किया। गति करने के बाद ये कुछ समय अंतराल पे यूरेशिया प्लेट से, कौन सी प्लेट से? यूरेशिया प्लेट से ये टकरा गया। कौन सी प्लेट से टकरा गया? यूरेशिया प्लेट से ये टकरा गया। तो यहाँ एक प्रश्न उठा कि प्लेट क्या होती है। तो आइए देखते हैं प्लेट क्या होती है। तो प्लेट जैसे ये पृथ्वी है, हम सब देखें, अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। कितनी त्रिज्या है? त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। अभी इसको हमने काट करके ये थोड़ा सी समझने के लिए ये अलग किया। इस पृथ्वी के अगर हम सब देखें तो इसके तीन भाग हो सकते हैं। पहला सबसे नीचे जो है इसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। हिंदी में बोलेंगे क्रूड। बीच का जो हिस्सा इसे बोलेंगे मेंटल, मेंटल। और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसे बोलेंगे क्रस्ट, भूपर्पटी, भूपर्पटी। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि पृथ्वी के अगर हम अंतरतम भागों में जाएं, आंतरिक हिस्सों में जाएं, तो हमको क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा, कोर मिलेगा, और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है उसे भूपर्पटी कहते हैं। अब देखिए पूरी की पूरी भूपर्पटी, और ये मेंटल का, जो ये मेंटल हमें दिख रहा है, इस मेंटल का ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा, अर्थात ऊपरी मेंटल, मेंटल में ऊपरी मेंटल, इसको मिला करके जो संरचना बनेगी उसे बोलेंगे स्थल मंडल। क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। इंग्लिश में बोलेंगे लिथोस्फीयर। तो स्थल मंडल क्या है? भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी हिस्सा, मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा मिलाकर के क्या बनता है? स्थल मंडल। इसी स्थल मंडल में यहाँ मेंटल का जो हिस्सा है ये चिपचिपा पदार्थ है,
चिपचिपे पदार्थ पे जिसे बोलते हैं एस्थनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थनोस्फीयर। हिंदी में बोलेंगे दुर्बलता मंडल। ये जो स्थल मंडल है अपना, ये दुर्बलता मंडल पे तैर रहा है। किस मंडल पे तैर रहा है? दुर्बलता मंडल पर यह तैर रहा है। स्थल मंडल के जस्ट नीचे का जो हिस्सा हुआ है दुर्बलता मंडल, इंग्लिश बोलेंगे तो एस्थनोस्फीयर तैर रहा है। और इसी तैरने के कारण संवहनी धारा सिद्धांत अगले हम लोग पढ़ेंगे जब उसमें, तो उसमें पता चलेगा ये जो है टूट गया। इसमें जो है रेडियो एक्टिव जो तत्व है उनका विखंडन हुआ, और ये जब टूटा, विखंडित हुआ, तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट किया। जो प्रेशर क्रिएट किया तो ये कई भागों में तोड़ दिया स्थल मंडल। वही स्थल मंडल जो है, जो कई भागों में टूटा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। पहली बात समझ में आया कि प्लेट क्या है? प्लेट है, उसी को हम लोग प्लेट बोलते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर हो। तो प्लेट, ये जो प्लेट है वो किससे जाकर के टकराई? तो यूरेशियन प्लेट से टकराई। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न हुआ कि अगर वो यूरेशिया प्लेट जिससे वो टकराई, अगर वो यूरेशिया प्लेट, तो ये जो भारत का ये जो हिस्सा टकराया, ये कौन सा प्लेट? तो हम सब देखें, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। अर्थात यूरेशिया प्लेट से कौन सी प्लेट टकरा गई? यूरेशिया प्लेट से टकरा गई इंडो ऑस्ट्रिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट टकरा गई। प्लेट टकरा गई, जैसे ये प्लेट टकराई तो इसी के टकराने के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। कौन से पर्वत की उत्पत्ति हुई? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसीलिए जो हमारा हिमालय पर्वत है, इसे नवीन पर्वत और ये मोड़दार पर्वत है, क्योंकि ये प्रेशर जनरेट होने के कारण, एक दूसरे की तरफ से प्रेशर जनरेट होने के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ हम सब देखें, हिमालय की जो उत्पत्ति है, ये हिमालय की उत्पत्ति हुई दो प्लेटों के टकराने से, यूरेशिया प्लेट और कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। इसी को भारतीय प्लेट भी बोलते हैं, भारतीय प्लेट भी बोलेंगे। अर्थात ये हिस्सा जब यहाँ से इस साइड से टकराया, तब जाकर के क्या हुआ? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये जब आया, जब ये पहले जो ये हिस्सा भारत का, ये हिस्सा अगर पहले भारत का अगर यहाँ था, तो ये बीच में क्या था? तो बीच में था टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर था। जब ये दोनों टकराए तो बहुत लंबे समय तक जैसे जैसे ये बढ़ता गया, तो इससे अपक्षय, यहाँ से जो है अपरदन के कारण यहाँ इरोजन हुआ, और यहाँ से ढेर सारे, इस हिमालय पर्वत से ढेर सारे जो है अवशिष्ट आकर के यहाँ निचले हिस्से में जमा हो गए। इस निचले हिस्से में ढेर सारे हिमालय पर्वत से द्वारा निकले हुए अवशिष्टों के द्वारा, अवसादों के द्वारा क्या हुए? ये निचले हिस्सों में जब जमा हुए तो यहाँ मैदान किया, क्या हो गया? विकास हो गया। अर्थात प्लेन्स एरिया डेवलप हो गए। कौन से एरिया डेवलप हो गए? प्लेन्स एरिया डेवलप हो गए। और आज भी हम सब देखें तो यहाँ हिमालय से निकलने वाली ढेर सारी नदियाँ जो हैं, वो ढेर सारे अवसाद लेकर के आती हैं। हिमालय से निकलने वाली ढेर सारी नदियाँ ढेर सारे अवसाद, अवशिष्ट लेकर के कहाँ आती हैं? मैदानी क्षेत्रों में आज भी आती है। तो यहाँ हम सब देखिए तीन चीजें हुई, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये हिमालय, और ये हिस्सा हमको दिखाई दिया क्या? मैदान। ये तीन चीजें बन गई। यहाँ हम देखें, ये मरुस्थल हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग बोलते हैं अरावली माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं हम सब? बोलते हैं अरावली माउंटेन रेंज। होता क्या है कि जो मानसूनी पवने हैं, मानसूनी पवने, इधर से आने वाली जो पवने हैं या इधर से भी जाने वाली पवने हैं, इन मानसूनी पवनों को ये अरावली माउंटेन रेंज इस एरिया में, इस रीजन में जाने ही नहीं देती, और इसी कारण यहाँ वर्षा नहीं होती, बहुत कम वर्षा होती है। 25 सेमी से भी कम की वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पे कम वर्षा होने के कारण
मरुस्थल का विकास हो गया। किसका विकास हुआ? मरुस्थल का विकास हो गया। आगे हम सब पढ़ें, देखें। हमने आपको कहा कि हमारे भारत में आपने 4 चीजें देखी, 6 चीजें हमको बताना था। एक हिमालय पर्वत जो कि कैसे बना बताया गया, मरुस्थल, मैदान और प्रायद्वीपीय पठार जो कि पहले से। एक चीज और है तटीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तटीय क्षेत्र। यहाँ हम सब देखें अगर, तो ये जो भारत इस प्रकार से पठार है, यहाँ का ये जो हिस्सा है ये काफी, इसकी ऊंचाई क्या है? बहुत ज्यादा है। इसकी ऊंचाई क्या है? बहुत ज्यादा है। और अपेक्षाकृत, इसकी अपेक्षाकृत इसकी जो हाइट है वो कम है। इसकी हाइट जो है वो क्या है? कम है। अब इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो यहां से जो भी नदियां निकलेंगी वह सामान्यतः, एक नर्मदा और तापी को अगर छोड़ दे तो यहाँ से निकलने वाली सामान्यतः जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ इसे अरब सागर बोलते हैं। कौन सा सागर? अरब सागर। ध्यान देना है आपको, ये हिंद महासागर है पूरा, लेकिन हिंद महासागर में ये जो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय है पठार है, यही हिंद महासागर में इधर के हिस्से को जो है डिवाइड करते रहे, नाम दिया गया क्या? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ अरब सागर। तो यहाँ इस साइड से निकलने वाली जो नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में उमूमन गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि यहाँ हाइट ज्यादा है, इधर हाइट कम है, इसीलिए नदियां इधर की तरफ चली जाती हैं। अब इधर की तरफ बढ़ने के कारण ज्यादातर नदियां, तो यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है उसकी चौड़ाई ज्यादा है। आप सब देख पा रहे होंगे मैप में भी, यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है। अर्थात अगर हम सब इसे फिर से बना करके देखें तो हम कहें कि ये मान लीजिए ये है क्या? पश्चिमी हिस्सा एकदम भारत का, ये हिस्सा ऐसे पूरा ऐसे अगर हम सब बनाएं तो यहाँ पे देखेंगे इसकी जो चौड़ाई है ये बहुत कम है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई मिलेगी आपको ज्यादा मिलेगी। क्यों ज्यादा मिलेगी? क्योंकि यहाँ जब नदियां ज्यादा आ रही हैं तो यहाँ अवशिष्ट भी ज्यादा आ रहा है, नदियों के द्वारा लाया गया जो कचरा वो भी ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे आप सबको ज्यादा चीजें, ज्यादा चौड़ाई इसकी दिखेगी। किसकी? तटीय क्षेत्र की। तो यहाँ पे तटीय क्षेत्रों का विकास हुआ। यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है ये बहुत पतला है, बहुत संकीर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियां इस साइड आई नहीं, या आती भी हैं तो बहुत कम नदियां हैं। तो जब पानी ही नहीं इधर आएगा तो अवशेष कहाँ से आएगा? अवशिष्ट कहाँ से आएगा? कम अवशिष्ट आने के कारण यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है बहुत पतला है। तो आपको ये पता चला कि तटीय जो क्षेत्र है इनकी भी उत्पत्ति नदियों के प्रवाह के कारण ही हुआ, इनका भी विकास नदियों के प्रवाह के कारण ही हुआ। तो भारत में हमको मिला क्या है? हम सब देखें तटीय क्षेत्र। देखें आगे सब बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह समुद्रों में जो ज्वालामुखी आते हैं, उन ज्वालामुखी से आने से कारण ही समुद्रों में क्या हो जाते हैं? द्वीप समूहों की उत्पत्ति हो जाती है। द्वीप समूह से बोलते हैं जो चारों तरफ से क्या हो? पानी से घिरा हो। जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप समूह बोलते हैं। और प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो हमने अभी इतना समझा। इस समझने के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर निकले कि पूरे भारत की उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई। पूरे भारत की उत्पत्ति अलग अलग कालखंड में और अलग अलग कारणों से हुई। अलग अलग कालखंड में और अलग अलग कारणों से हमारे भारत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस चीज से इस वीडियो में अभी तक जो हमने पढ़ा इसके माध्यम से ये निष्कर्ष निकलता है।